हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से आपकी पीजीटी की क्लास जो सोशियोलॉजी की, जैसा कि मैंने बोला था कि हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, तो आज से स्टार्ट हो रही है। ये पहली क्लास है आपकी पीजीटी की, और जिसमें हम बेसिक से जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, और प्लस अपना जब हमारे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज़ जो है, मैंने जैसा बताया कि एक टॉपिक ख़त्म होगा, हमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं पीजीटी में सिलेबस में, उसे हम कवर करेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो वीडियोस हैं आप टाइम टू टाइम आती रहेंगी। अब पीजीटी की प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये पहली क्लास है आपकी। आई होप आप इस पे अच्छा रिस्पांस देंगे, और यदि आप देंगे तभी मैं कंटिन्यू ये जो सीरीज़ है चलाऊंगी, अदरवाइज़ मैं इसे नहीं चलाऊंगी। हमारी एमसीक्यूज़ की ही क्लास चलेंगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू बताएं, इसको व्यू करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि है। समाजशास्त्र के उद्भव की क्या पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम जो पीजीटी का जो लेवल होता है वो बेसिक का होता है, तो इसमें हम बेसिक से क्वेश्चन जो हैं ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं उठा के देखा है तो ज़रूर देख लें। जो आपके पीजीटी की प्लेलिस्ट है तो उसमें दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं मैंने पीजीटी के भी, जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उसका भी, प्लस आपके एनटीए नेट के भी मैंने सॉल्व करवाए हैं क्वेश्चन, तो उसे भी आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि। तो ये जो सारी कहानी है वो आपकी फ्रांस की है, इंग्लैंड की है। यहाँ पे जो तुम्हारे या कहें हमारे जो एक राजा थे, हमारे नहीं थे, फ्रांस के, लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16, ये सभी जो राजा थे एक क्रम में आए। इस युग को 200 साल तक, मतलब ये जो शासन चला है, राजवंश चला है, ये 200 साल तक चला है। कितने साल तक चला है? 200 साल तक। और इसे किस नाम से जाना जाता है? बोरबन से। किस नाम से? बोरबन नाम से। तो 200 वर्ष तक ये राजवंश चला और इसे बोरबन नाम से जाना जाता है, जिसे आप हिटलर की शासन व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, ये जो लुइस 14 थे, हम पहले पृष्ठ को जान लें कि हमारा आखिर समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई क्यों हुई, क्या ज़रूरत पड़ी और कैसे हुई। कहते हैं हर रिजल्ट के पीछे कार्य कारण भी संबंधित होते हैं, यूं ही किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हो जाती। तो क्या कारण रहे समाजशास्त्र के? तो जो लुइस 16 थे आपके, ये इनके शासनकाल को इस राजवंश का, बोरबन का आखिरी शासन काल कहा जाता है। लुइस 14 जो थे, इनके शासनकाल में राजा की जो सत्ता थी ईश्वरी मानी जाती थी। राजाओं की बातों को, राजाओं की शब्दों को सर्वोपरि माना जाता था। कहने का मतलब ये है, जो लुइस 14 था उनके शासनकाल में राजा की ही बातों को, राजा को ही ईश्वर माना जाता था। सीधी बात, राजा को ही ईश्वर मान लिया जाता था। लुइस 15 आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आगे जो फ्यूचर है उसमें प्रलय आएगी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था,
तो इन्होंने कहा था कि प्रलय आएगी। और इनका जो शासनकाल की स्थिति थी वो थी कुलीन वर्गों को विशेष अधिकार दिए गए थे उस समय। लुईस 16वां के समय क्या हुआ, कैथोलिक जो चर्च होते हैं उनकी सत्ता थी। कैथोलिक चर्च में ही कोई भी राजा कोई भी वर्क करने जाता था तो उनकी राय लेता था, उनकी बातों को ही एक्सेप्ट करता था। वो जैसा कहते थे उस हिसाब से वो राजा करते थे। और अंत्योदय जो अंतोनेत हैं, अंतोनेत, ये उनकी वाइफ थी। लुईस 16वें की वाइफ कौन थी, अंतोनेत। और ये जो थी बहुत मतलब विलासी टाइप के थे। जो लुईस 16 थे विलासी टाइप के थे, अपने जो जीवन जी रहे थे विलासिताओं में जी रहे थे। जो जनता थी उनके विषय में, राजकाज के विषय में कैसे शासन करना चाहिए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, ये सब चीज़ें इनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और सभी जो जनता थी इनकी मतलब जनता के बारे में ये बिल्कुल नहीं जानते थे। और जनता जो थी अपने राजा से बहुत दुखी थी। ऐसी स्थिति थी लुईस जो 16वें थे उनके शासनकाल में। और इसी शासनकाल में जो सोशियोलॉजी है आधार बनी, उसके पृष्ठ का आधार बने ये लुईस 16 की जो पृष्ठ रही। आगे देख लेते हैं। इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो इंग्लैंड थे मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया 1517 में। तो क्वेश्चन बन जाता है जीटी में कि इंग्लैंड में धर्म सुधार का आंदोलन किसने चलाया था, तो मार्टिन लूथर ने चलाया था। कब चलाया था, 1517 में। ठीक है। आगे औद्योगिक क्रांति जो शब्द थी, जो औद्योगिक क्रांति शब्द किसने दिया था, तो टाइनबी ने दिया था। किसने दिया था, टाइनबी ने। तो ये कब आई थी, 1760 में। कब आई थी, 1707 में। और इन्होंने टाइनबी ने एक पुस्तक लिखी थी द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो 10 खंडों में 1936 से 1963 में प्रकाशित हुई है। ये पुस्तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये एग्ज़ाम में पूछी भी गई है और आने के चांस भी हो जाते हैं। तो किसने लिखी है, टाइनबी ने। और ये जो आपके औद्योगिक क्रांति शब्द दिया, ये भी किसने दिया था, ये टाइनबी ने दिया था। कब दिया था, 1760 में। आगे देख लेते हैं। उस समय ब्रिटेन, इंग्लैंड में कपास और खनन की व्यवस्था हो गई थी। जब औद्योगिक क्रांति आ रही थी तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। जगह जगह पे चीज़ों में परिवर्तन हो रहा था। आगे देखते हैं। फ्रांस की जो क्रांति हुई, कब हुई थी फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति आई थी आपकी 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। और इसका जो नारा रहा, जैसे कहते हैं, इसमें क्या क्या नारे में शब्द थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ये परिवर्तन लाने के लिए जो ये फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है। जो रूसो थे इन्होंने सोशल कंटेंट 1762 में बुक लिखी, जिसमें इन्होंने देश की जनता को अपना शासन चुनने का अधिकार बताया। उन्होंने इस बुक में लिखा कि जो जनता है उसे अपना शासन चुनने का अधिकार है। वो किसी भी देश का हो, हर देश में किसी भी देश की जनता को अपना शासन चुनने का अधिकार है। किसने कहा, रूसो ने कहा। रूसो की जो बुक थी सोशल कंटेंट थी, जो उन्होंने 1762 में लिखी थी। आई बात समझ में। और ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है ये कब हुई थी, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं। नेट का लेवल थोड़ा हाई रहता है, उसमें क्वेश्चन जो है मल्टीपल ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लस आपके
जो है घुमा के पूछे जाते हैं, ट्रिकी थोड़ा होता है उसमें, और बेस क्लियर करने के साथ साथ उसमें डीप से भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपका है बेसिक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और ये भी आ जाएगा फ्रांस की क्रांति के क्या नारा था, क्या शब्द थे, तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। ठीक है, आगे देखते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यह फर्स्ट वीडियो है पीजीटी के क्लास की, इसी तरीके से क्लास चलती रहेगी। यदि इस वीडियो पे आप अच्छा कमेंट करेंगे, अच्छा अपना जो है व्यूज़ देंगे, तो ज़रूर मैं आगे इस क्लास को इसी तरीके से चलाती रहूँगी और हमारे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कराऊँगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। लुइस 16वां जो थे राजतंत्र। अब हमें ये देखना है लुइस 16वां के समय जो फ्रांस की क्रांति हुई, इसमें क्या सुधार हुआ। लुइस 16वां जो था आखिरी शासक था। इसमें जब ये था तब क्या था, राजतंत्र था। जब लुइस 16वां का शासन था तो क्या था, राजतंत्र था। कृषि राजतंत्र बदल के क्या हो गई, प्रजातंत्र में बदल गई। कैसी हो गई, प्रजातंत्र में बदल गई। और जब कृषि और भूमि पहले थी तो वो क्या हो गई, औद्योगिक व्यवस्था में बदल गई। गांव क्या थे, कस्बों और अन्य देशों में बदल गए। पलायन भी करने लगे लोग। दबाव क्या हुआ, दबाव पहले था लुइस 16वां का शासन का, पदारियों का, चर्च के जो पदारी थे उनका। और अब क्या हो गया, जब औद्योगिक क्रांति आ गई तो व्यक्तिवादी विचारधारा आ गई। लोग खुद के विचारों को महत्व देने लगे, अपनी बात कहने लगे, अपने विचारों को प्रकट करने लगे एक दूसरे के साथ। आगे फ्रांस के कारण, फ्रांस की जो क्रांति थी, यूरोप में आने वाली आधुनिकता। फ्रांस की क्रांति जो हुई वो यूरोप में जो आधुनिकता आई उसके कारण हुई। और समाजशास्त्र का ये जो पृष्ठ रहा, इसने उद्भव किया, ये पृष्ठभूमि तैयार हुई और समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। आगे देखते आधुनिकता क्या है। आधुनिकता तार्किकता, स्वतंत्रता, समानता, वैज्ञानिकता जैसे मानक मूल्य हैं। आधुनिकता से तात्पर्य है जो अब तार्किक तरीके से सोचा जाने लगा है, अपनी स्वतंत्रता के विषय में जाना गया, समानता की बात होने लगी, वैज्ञानिकता पे चीज़ों को देखा जाने लगा, यह देखा जाता है उस मानक मूल्य पे जो ये सब चीज़ें होती हैं और वो खड़ा होता है, वो आधुनिकता के अंतर्गत आता है। पहले राजा ही संपूर्ण जनता को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर देखते थे। तो कौन तो वो थे, पदारी, सामंत कहें या सरदार कहें, साधारण जनता। तो 3 स्टेज थी जिसमें जो ये जनता या कहें शासन व्यवस्था स्थित थी। तो एक पदारी थे, सामंत या सरदार कह सकते हैं, और साधारण जनता थी। तो 3 टाइप्स के थे जो राजा उस समय जनता को देखते थे, बांट रखा था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक विचारों पर प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक विचारकों पर प्रभाव क्या पड़ा। एडम फर्ग्यूसन 1724 से 1816, इन्होंने क्या किया, इनके बारे में देख लेते हैं। समाज पारस्परिक रूप से संबंध संस्थाओं की जो है, ये है क्या है, प्रणाली है, प्रणाली इन्होंने कहा। और सेंट साइमन जो थे वो आपके कौन थे, ऑगस्ट कॉम्ट के गुरु थे सेंट साइमन। इन्होंने भी समाजशास्त्र को एक पृष्ठ तैयार करने में जो अगस्त कॉम्ट की मदद की, क्योंकि इस अगस्त कॉम्ट और सेंट साइमन पहले हुए, उन्होंने ही समाजशास्त्र को मतलब
एक विषय के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। कहने का मतलब उन्होंने ही हर चीज़ों को एकत्र किया, इकट्ठा किया। और फिर जो अगस्ट कॉम्ट थे वो उनके शिष्य थे। उसके बाद उन्होंने ही उस इकट्ठा की हुई विषय वस्तु को समेट के समाजशास्त्र की उत्पत्ति की। ठीक है, तो इन्होंने लिखा था सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी समाज के अध्ययन हेतु इन्होंने इस चीज को लिखा। किसने? सेंट साइमन ने। और इधर आपके एक थिंकर थे हीगल। हीगल विचारक थे, इन्होंने द्वंद्ववाद, जिनका फॉलोवर कौन था? हमारे कार्ल मार्क्स थे। गुरु हीगल के जो शिष्य थे वो कार्ल मार्क्स थे, और सेंट साइमन के जो शिष्य थे वो आपके कौन थे? ऑगस्ट कॉम्ट। ठीक है, इन्होंने प्रत्यक्षवाद तरीके से समाजशास्त्र को देखा, इन्होंने द्वंद्वात्मक तरीके से समाजशास्त्र को देखा। तो हीगल ने द्वंद्वात्मक रूप से प्रस्तुत किया समाजशास्त्र को, जिसको फॉलो किया आपके कार्ल मार्क्स ने। सेंट साइमन ने प्रत्यक्ष रूप से जानने का, समझने का प्रयास किया, और उनको फॉलो किया आपके अगस्ट कॉम्ट ने। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति जो आई थी आपकी 1760 में आई थी, जिसे नया समाज, औद्योगिक समाज भी कहा जाता है। तो द्वंद्व जो ये आपके थे सेंट साइमन, ये गुरु थे ऑगस्ट कॉम्ट के। तो एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन कि साइमन जो सेंट साइमन थे वो किसके गुरु हैं? ऑप्शन में दे दिया जाएगा कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम या ऑगस्ट कॉम्ट। तो आपको ऑगस्ट कॉम्ट टिक करना है। ठीक है, आगे देखते हैं प्लान ऑफ द साइंटिफिकेशन। साइंटिफिकेशन इज साइंटिफिक operational necessary for the recognition of society 1822 में लिखी गई। और ये जो थी 1818 से 1824 साथ साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन था सोसाइटी का, इसमें सेंट साइमन और अगस्ट कॉम्ट दोनों ने साथ साथ काम किया। ठीक है, साथ साथ वर्क किया समाजशास्त्र को तैयार करने के लिए, उसके विषय वस्तु को तैयार करने के लिए सेंट साइमन और अगस्ट कॉम्ट दोनों ने। फिर 19 जनवरी 1798 1778 और 1857 ये जो डेट दी गई है, ये अगस्ट कॉम्ट की डेट जो है जन्म और मृत्यु की है। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था अगस्ट कॉम्ट का, वो हुआ था 19 जनवरी 1798 को, और मृत्यु कब हुई थी? 1857 में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेंट साइमन और अगस्ट कॉम्ट दोनों ने जो ये प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशनल नेसेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये 1822 में लिखी। और लिखी क्या मतलब, इसमें दोनों ने साथ साथ काम किया ऑर्गेनाइजेशन में। और ये कब तक साथ साथ काम किया? 1818 से लेकर 1824 तक। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर जो है हमारे अगर जो सेंट साइमन थे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में जो हमारे अगस्ट कॉम्ट थे, इन्होंने इसे एक नाम प्रदान किया। जब इन्होंने इसे नाम प्रदान किया, इस विषय वस्तु को समेट के एक रूप दिया, तब इन्होंने इसे सोशल फिजिक्स रखा। क्या रखा था? सोशल फिजिक्स। लेकिन सोशल फिजिक्स इन्होंने जब रखा तो वेंजीनियम के जो विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, जो एडोल्फ क्वेटेट, इन्होंने क्या किया? सोशल फिजिक्स नाम को अपना एक निबंध लिखा, एशे लिखा, उसमें प्रकाशित कर दिया। ये देखिए कौन सा निबंध था, क्वेश्चन आ जाता है। जो आपके क्वेटलेट हैं, उन्होंने अपने किस निबंध में सोशल फिजिक्स को पब्लिश कराया? तो एन एसे इन सोशल फिजिक्स में इन्होंने पब्लिश कराया, जिसके कारण क्या हुआ? कॉम्टे ने समाजशास्त्र को नाम दिया। किसका? सोशल फिजिक्स के स्थान पे समाजशास्त्र को।
तो सोशल फिजिक्स को इन्होंने हटा दिया और फिर इन्होंने सोशियोलॉजी जो नाम रख दिया। और कब रखा? 22 दिसंबर 1838 में। तो 22 दिसंबर 1838 में जो आपके ऑगस्ट कॉम्ट थे सोशियोलॉजी को जन्म दे चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसी सीक्वेंस में कि ये जो आपके पिता कहे जाते हैं, ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जो पिता हैं आपके, वो आपके हैं अगस्ट कॉम्ट, लेकिन जो दादा कहे जाते हैं या वास्तविक पिता कहे जाते हैं, रियलिस्टिक जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं, वो आपके दुर्खिम जी कहे जाते हैं। ठीक है, फादर तो आपके अगस्ट कॉम्ट कहे जाते हैं, लेकिन दादा यदि पूछा जाता है, जो समाजशास्त्र के दादा किसे कहा जाता है, तो दुर्खिम जी को कहा जाता है। और वास्तविक पिता किसे कहा जाता है? दुर्खिम जी को। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि समाजशास्त्र का जब नाम और उद्भव पृष्ठभूमि तैयार की, तो समाजशास्त्र को बहुत सी कमियां थी। तो उस समय जो अगस्ट कॉम्ट थे, उन्होंने जो नाम दे दिया, उस नाम को उन्होंने जन्म दे दिया। लेकिन जो व्यवस्था, जो व्यवस्थित ढंग से उसको एक वैज्ञानिक तरीके से सुव्यवस्थित करने का कार्य किसने किया? आपके दुर्खिम जी ने। किसने? दुर्खिम जी ने। इसलिए इनको फादर ऑफ, जो रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इधर वाली लाइन को हम देख लेते हैं। जो हीगल का द्वंद्वात्मक जो कॉन्सेप्ट है, द्वंद्ववाद, तो इन्हें मैंने जैसे कि बताया, हीगल जो थे मार्क्स के गुरु थे। इनको ही फॉलो करते हुए मार्क्स ने अपने जो कॉन्सेप्ट दिया था। आगे देख लेते हैं। मार्क्स जो थे, इनका जन्म 1818 में हुआ था और 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1818 में जन्म और 1883 में इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने सर्वहारा का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वहारा का मसीहा किसे कहा जाता है, तो हमारे हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, इन्होंने साम्यवाद के संस्थापक भी कहा जाता है। साम्यवाद का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये कार्ल मार्क्स जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मधुसन की जो स्थापना की थी, किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आते ही आते हैं पीजीटी में, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो आप दूसरी बार भी वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो पड़ी रहेगी तो आप कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि आप कंटिन्यू देखते रहें और साथ चैनल्स के जुड़े रहें, तो मैं इसी तरीके से वीडियो लेके आती रहूँगी। आगे आपका है अंतर्राष्ट्रीय मधुसूदन की जो स्थापना थी 1800 कब हुई थी? 1859 में, 1859 में। दासी कैपिटल 1866 में आया है। ये किसने लिखा है? ये आपका कार्ल मार्क्स जी ने लिखा है। ठीक है, स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मधुसन की कब हुई थी? 1859 में। ठीक है, 1859 में। आगे AR देसाई और DP मुखर्जी और अल्थुजर ने क्या किया? कार्ल मार्क्स को फॉलो किया। ये आपके इंडियन थिंकर हैं। ठीक है, ओके। AR देसाई, DP मुखर्जी, ये कौन है? ये भी द्वंद्वात्मक से संबंध रखते हैं। इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में अपने आप को सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और काफ़ी कुछ आपको नॉलेज हुआ होगा। और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और आगे इसी तरीके से चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अभी हमारा जो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन है, अभी ये जो टॉपिक है अभी कंप्लीट नहीं है। अभी इसकी 2-3 सीरीज़ आएंगी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसका पृष्ठ तैयार किया है कि सोशियोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई, इसके क्या कारण रहे, क्या कौन कौन से विचारक रहे जिन्होंने सर्वप्रथम इसे एक पृष्ठ तैयार करने में मदद की। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सोशियोलॉजी है, इसमें जो औद्योगिक क्रांति आई थी, इसमें जो टाइनवी थे और थिंकर थे और अमेरिका, इनकी क्रांति का क्या इफ़ेक्ट रहा था, ये सभी कुछ जानेंगे। और जो औद्योगिक क्रांति हुई, इसमें क्या क्या विकसित हुआ, भाप का इंजन कैसे बना और किसने किया,
लोहे की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ। इसी से बेसिक क्वेश्चन जो हैं फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की, अमेरिका की क्रांति, ये सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सीक्वेंस से चलें। जो क्वेश्चन है कहीं से हमारे क्वेश्चन जो है मिस ना हो, कहने का मतलब कहीं से कोई क्वेश्चन मिस ना हो, हम सभी टॉपिक को, सभी क्वेश्चन को कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, वैकेंसी जल्दी ही आने वाली हैं, इसलिए तैयारी करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक, और कंटिन्यूस चैनल से बने रहिए। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।